विधानसभा चुनाव को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। हमारे हर सवाल का देना होगा जवाब। इस बार जनता किसे चुनेगी अपना नेता? विधानसभा चुनाव में कौन होगा जीत का हस्वी हकदार? देखते रहें सरेराह न्यूज चैनल पर एनकाउंटर मनोज दाधीच के साथ। कि भाई लाल डायरी विधानसभा में भी कुछ पन्ने विधानसभा में उसमें उस आपके मंत्री को धक्का मुक्की हुई, मार दो नहीं सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। दो और जो आदमी 10 साल से एमएलए है, कितने करोड़ मिलेंगे उनको? ये पहुंच गया अरबों पे। उनको सड़कें नहीं दिख रही, उनको सीवरेज नहीं दिख रहा, ब्रह्मा मंदिर में दरारें पड़ रही है, उनको नहीं दिख रही है। मुझे तो टिकट मिलता है, मैं बूढ़ा पुष्कर को, सोदाबाई को, मध्य पुष्कर को और ब्रह्म पुष्कर को, इन सबका समग्र विकास करूंगा। मैं तो मेरी मांग आपको सहारा के माध्यम से कि जो सुविधा मिलती है एमएलए एमपी को, उसी अनुपात में इस देश की जनता को मिले, क्या झोंपड़ियों में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरेराह न्यूज की खास पेशकश एनकाउंटर में। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनेता और पूर्व विधायक जो कि समय समय पर जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद करते आए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती की। बाहेती जी, हमारे कार्यक्रम एनकाउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पिछले कई सालों से अजमेर की राजनीति में सक्रिय और जनता के दिलों पर राज करने वाले डॉक्टर गोपाल बाहेती, जो पुष्कर से विधायक भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी काफी करीबी माने जाते हैं। इस बार आपने पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश की है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और भाजपा ने तो पहली सूची भी जारी कर दी है। भाजपा की पहली सूची आपने देखी होगी, ये सूची बोखलाट की सूची है। इस सूची में जो उन्होंने आदमी लगाए हैं, ये केवल किसी विशेष नीयत से लगाए हैं और इनकी पार्टी के विशेष नेता को डैमेज करने के लिए लगाई है। न ये गंभीर है, न जनता की भावना का ध्यान रखा, न राजस्थान का ध्यान रखा। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि जिन एमपीज़ को और जिन मंत्रियों को ये उतार रहे हैं, उनसे जनता पहले ये पूछेगी कि ईआरसीपी पे आपने क्या किया। जो ईआरसीपी राजस्थान के 13 जिलों के लाइफ लाइन है, जिस ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए पिछले चुनावों में इनके प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर में जयपुर में घोषणा की थी, उसमें किसी भी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। गहलोत साहब ने कई पत्र लिख दिए, इनसे मांग कर ली, इनके 25 एमपी, इसके बाद ईआरसीपी पे एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी है। फिर किस मुंह से ये केंद्र के नेताओं को चुनाव में उतार रहे हैं? क्या जनता इतनी पागल है राजस्थान की? इनको जवाब पूछेगी। इसलिए इस लिस्ट में तो कोई गंभीरता ही नहीं, कितनी गंभीरता नहीं है। और जब पढ़ना हुआ तो देख लेना आप कि इसमें कितने लोग जीतते हैं। अजमेर में गहलोत और पायलट गुट दोनों ही दमखम दिखा रहे हैं। अभी अपन देखते भी हैं कि भाई पायलट साहब के और गहलोत साहब के काफ़ी 4 साल तक यही चलता रहा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, ये सब अपने जनता ने देखा पूरा। तो अजमेर में भी पायलट साहब का गुट हावी है और बात भी अभी चल रही है टीवी पे सब जगह कि भाई रिपीट हो रहे हैं, वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो ये सब चीज़ें देखिए, चुनाव में टिकट मांगना, अपना दम दिखाना, वो अलग बात है। पार्टी जीते, आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, गहलोत साहब का बयान भी यही है और पायलट साहब का बयान भी यही है कि हम मिलकर लड़ेंगे और पार्टी रिपीट करेगी। दोनों का बयान यही है, दोनों के यही बयान। तो ग्रुप तो खत्म हो गया यहाँ पर। अब कैंडिडेट एक्स हो, वाई हो, जेड हो, इसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो यदि इन्होंने राहुल गांधी जी की मंशा के अनुसार काम किया, सर्वे रिपोर्टें देखी, जनता की आवाज़ सुनी, तो निश्चित रूप से अजमेर ज़िले में अच्छे कैंडिडेट आएंगे और वो ऐसे कैंडिडेट आएंगे जो जीत दर्ज करा करके और सरकार रिपीट करने में अजमेर ज़िले की पूरी भागीदारी निभाएंगे। नहीं तो कांग्रेस ने तो ये चीज़ भी करी थी ना कि भाई सर्वे के साथ साथ ये भी एक नियम लगाया था इन्होंने। देखा था, मैंने भी देखा था, पढ़ा था अखबारों में था कि भाई 2 बार हारे हुए उनको टिकट नहीं देंगे। नहीं, ये कहीं नहीं, रिपोर्ट क्या नहीं, ये कहीं नहीं था। आपके केवल एक लक्ष्य था, जिताओ टिकाओ। जो जिताओ कैंडिडेट हो उसको देंगे वो।
और हाँ, निश्चित रूप से इनको देखना चाहिए था कि जिस व्यक्ति को यदि बार बार हार का सामना करना पड़े, या जनता की आवाज़ नहीं हो, या जनता जिसको स्वीकार नहीं करे, उसको बदलने पे विचार कर सकते हैं, ये स्वतंत्र है। लेकिन इसमें पायलट साहब हो चाहे गहलोत साहब हो, कांग्रेस हाईकमान सर्वोपरि है, वो फैसला करता है, सीईसी करती है, स्क्रीनिंग कमेटी करती है, पीसीसी चीफ करते हैं, इतने अपने ऑब्जर्वर्स आए वो करते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है, मैं अभी कहता हूँ कि लिस्ट आन दीजिए आप, जो लिस्ट आएगी आपको लगेगा लिस्ट छन के आई है और जीतने वाले उम्मीदवार आए हैं। अभी आपने पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश की है, करिए। तो वहाँ पे अभी 2 बार सुरेश जी रावत हैं, वहाँ के एमएलएज हैं। देखो 2 साल में रावत साहब ने क्या किया, ये आपसे कोई छिपा हुआ नहीं है। कोई छिपा 2 बार एमएलए रहे। हाँ, तो 2 बार नहीं, आप तो 2 साल ही मान लो, आप चुनाव साल ही मान ले, पर ठीक है, 10 से छोड़ो आप। इन्होंने क्या किया वो आप देख लो। और इसके उल्टे ले लो, धर्मेंद्र राठौर जी आरटीसी चेयरमैन बने, आरटीसी चेयरमैन। उसके बाद गहलोत साहब से 500 करोड़ रुपए लेके आए पुष्कर के लिए, 500 करोड़ रुपए, जिसमें ब्रह्मा मंदिर की रख रखाव है, घाटों का सुधार है, सरोवर का सुधार है, सड़कों का सुधार है, नए गेट बन रहे हैं। उनका जो लक्ष्य था गहलोत साहब का, वही चाहते थे कि ये तीर्थ स्थान हिंदुओं का सर्वोच्च तीर्थ है, पूरे विश्व का, सारे हिंदू आते हैं तीर्थ स्थान के ऊपर। उनको लगे कि ये तीर्थ स्थान अयोध्या से, वाराणसी से, महाकाल से किसी मायने में कम नहीं है, क्यों ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। नहीं तो अब आप कह रहे हो कि साहब धर्मेंद्र जी लेके आए, ये सब करा, विकास प्राधिकरण का भी वहाँ पे ऐसा कुछ करा, बना, ये सब चीजें करी, तो उनकी तो सरकार है जो, वो तो गहलोत। सवाल सरकार का, तो आपको पता नहीं एमएलए को कितना फंड मिलता है? करोड़ मिलता है, करोड़ों। और जो आदमी 10 साल से एमएलए है, कितने करोड़ मिलेंगे उनको? ये पहुंच गया अरबों पे। वो लगाते पैसे, क्या उससे सरोवर ठीक नहीं हो सकता था? मेरा ये आरोप है उन विधायक महोदय पे कि यदि वो अपना पैसा सरोवर में गंदे पानी जाने से रोकने के लगाते तो क्या वो काम नहीं आता? उनको सड़कें नहीं दिख रही, उनको सीवरेज नहीं दिख रहा, ब्रह्मा मंदिर में जो दरारें पड़ रही है वो उनको नहीं दिख रही है। बीजेपी का तो बहुत प्रिय मुद्दा है गाय और मंदिर। यदि वो अपना 1 साल का पूरा पैसा भी लगा देते एमएलए फंड का, तो क्या भी करता? वो भी तो हिंदू हैं। और नहीं तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे थी तो बूढ़ा पुष्कर का जीर्णोद्धार करवाया था ना उस समय। किसने कराया था? मुख्यमंत्री बूढ़ा पुष्कर की आपको पता है शुरुआत कैसे हुई थी? ये पता आपको? मैं जब यूआईडी चेयरमैन था तब हमारे सुब्बाराव जी थे, एक गांधीवादी नेता, और अपना कलेक्टर थे ये निरंजन जी आर्य। हाँ, निरंजन जी आर्य उस टाइम कलेक्टर थे। आप हमने खुदाई चालू की थी, वहाँ खुदाई चालू की थी। हम तो गीत नहीं गा रहे हैं, हम गीत इसलिए नहीं गा रहे हैं कि गांधी दर्शन ये कहता है कि नेकी कर कुएं में डाल। गांधी दर्शन ये कहता है कि आप भले के लिए काम करो तो उसका बखार मत करो। गांधी दर्शन ये भी कहता है कि आपका इस हाथ का पुण्य इस हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए। वो बता दें मुझे उन्होंने क्या किया। आज भी बूढ़ा पुष्कर में जो पानी की आवक है वो सुचारू नहीं है। आज भी बूढ़ा पुष्कर में वहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ स्थान नहीं है। मैंने ये सपना देखा है, मुझे टिकट मिलता है, मैं बूढ़ा पुष्कर को, सुधाबाई को, मध्य पुष्कर को और ब्रह्म पुष्कर को, इन सबका समग्र विकास करूँगा। क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति आता है वो श्रद्धा से आता है। यहाँ जो व्यक्ति आता है वो ऐसे भाव से आता है कि यार मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ मेरा भला होगा, तो उसको वैसा माहौल मिले, वैसे सफाई भी मिले, वैसे धर्मशालाएँ मिले, वैसे विश्राम स्थल भी मिले। जो आदमी रावत साहब 10 साल में वहाँ विश्राम स्थल नहीं बना सके, और जो एक बनाई थी बहुत पहले, वो स्टोर रूम गई म्यूनसिपलिटी का। बताइए मुझे आप किस तरह से वो करें इस बात को? हमने क्या ये किया? वहाँ तो देखो विश्व का एकमात्र मंदिर दिल्ली में इनकी सरकार, समुद्र पार, दिल्ली में इनकी सरकार है, दिल्ली में है। अजमेर से पुष्कर ले लाइन चल रही है। उसकी डिमांड है कि ये अजमेर से जो पुष्कर चली है, ये पुष्कर से मरता जुड़ जावे, तो रेल का थ्रू हो जाए काम। नहीं हुआ।
वो हो जाता, वो चल जाता आगे तक, मेड़ता तक, तो आप ये देखिए कि पुष्कर की इकोनॉमी बढ़ती, पुष्कर के यात्रियों को आराम मिलता और पुष्कर का टूरिस्ट बढ़ता। कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बार इस तरफ। तो ध्यान कौन देगा? जो जनप्रतिनिधि होगा। अभी एमपी साहब थे अपने बागरत जी, उन्होंने कभी इस बात को नहीं उठाया कि पुष्कर लाइन को मेट्रो से जोड़ दो। अश्विनी जी राजस्थान के हैं जो रेल मंत्री हैं, भूपेंद्र जी यहाँ से क्या नाम राज्यसभा मेंबर है। बताओ मुझे आप। नहीं, भाजपा के जो सांसद महोदय हैं उन्होंने जाकर एक बार पुष्कर सरोवर पे उसके विकास के लिए तो एक बार ऐसे उद्घाटन वगैरह ऐसा कुछ करा था कि भाई सरोवर का गंदा पानी क्या किया साफ होंगे, क्या किया था बताओ मुझे आप। केवल मैं प्रेस को वार्ता कर लूँ इससे काम हो जाएगा क्या? बोर्ड इनका है पुष्कर में, अजय में बोर्ड इनका है, दिल्ली में सरकार इनकी है, और ये सरकार तो बहुत निरोधा करती है मंदिर का गाय का। इसके बाद ये ब्रह्म मंदिर पे ध्यान नहीं दे सके, सरोवर पे ध्यान नहीं दे। आज वाराणसी क्योंकि मोदी जी वहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट है, तो क्या वो पीएम नहीं है क्या? वो पीएम भी तो है, पीएम पूरे देश का होता है। मोदी जी अभी यात्रा पर आए थे पुष्कर, लोगों को उम्मीद थी कुछ दे के जाएंगे, कुछ बोल के जाएंगे, कुछ नहीं। तो राजस्थान में भी तो पार्टी आपकी थी ना, आपका एमएलए दो बार यहाँ पे 500 करोड़ रुपए दिए हैं साहब, 500 करोड़ रुपए अशोक गहलोत ने, और काम चालू है। आप जब मैं इन्वेंट करता हूँ आगे सेरा टीम को, चले मेरे साथ। तो इसको तो वो रेवड़ियां बता रहे हैं फिर भाई, जो चीजें अभी चुनाव की अब मुझे बताओ, बस रहो। एमएलए को सुविधा मिले, एमपी को सुविधा मिले, वो तो उनका हक है, वो तो उनका हक है। और जो एमएलए एमपी बनावे वोटर, उसको यदि सस्ती बिजली मिल जावे, उसको यदि किसान को 2000 यूनिट बिजली माफ़ हो जावे, यदि 100 यूनिट बिजली घर में फ्री मिल जावे, गैस सिलेंडर 500 रुपये मिल जावे, 25 लाख का इलाज फ्री हो जाए, तो वो रेवड़ियाँ है। यदि किसी की सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन है वो 750 से 1000 हो जावे, वो रेवड़ी है। अरे उस बूढ़ी माँ की खुशी देखो जो अपने पोते को, अपने दोहिते को कल बेटा 5 रुपया गोली खाया, उसकी खुशी देखो आप। तो ये रेवड़ी है। मतलब मैं जो लूँ वो तो मेरा हक, और जो मुझे बना रहा है एमएलए, जिसके वोट से मैं बन रहा हूँ, उसको मिलता है, तो हक नहीं मत करता हूँ मैं। तो मेरी मांग आपको सहारा के माध्यम से कि जो सुविधा मिलती है एमएलए एमपी को, उसी अनुपात में इस देश की जनता को मिले जहाँ झोपड़ियों में रहती है, जो सड़क पर सोता है, जो साइकिल रिक्शा चलाता है, जो बैलगाड़ी चलाता है, उसको मिले। मेरी बात सुनो, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में गैस दी। गहलोत साहब की सरकार जब आई तो ये सब चीजें तो शुरुआत में इनको आते ही कर देना चाहिए। उज्ज्वला योजना में उन्होंने वो दी, क्या नाम, गैस क्या दिया पता आपको? फ्री कनेक्शन और फ्री सिलेंडर एक बार है। मोदी जी वाइट पेपर जारी करे कि उज्ज्वला योजना के लोगों ने कितनी बार दोबारा गैस की रिफिलिंग करवाई। मुश्किल से 2-4 होंगे, हजारों में 2-4। इसकी वजह गैस इतनी महंगी हो गई। तो गहलोत साहब ने एहसास किया कि इतनी महंगी गैस हो गई है तो हमें इसको राहत देनी चाहिए, तो उन्होंने 500 रुपये कर दिए। अभी इनके देखा देखी, अभी एमपी ने कह दिया हम 600 में दे देंगे गैस। आज गहलोत साहब ने जो ओपीएस की घोषणा करी राज्य कर्मचारियों के लिए, ये रेवड़ी है। अरे भाई आप भी तो पेंशन ले रहे हो, एक्स एमएलए की, एक्स एमपी की, तो उनको क्यों नहीं पेंशन मिले? उनकी पेंशन आपका नाम जो आपने जोड़ दी मार्केट से, कि आपका जो पैसा कमाएगा तो ज़्यादा मिल जाएगी, उन्हें तो कम मिल जाएगी। ये क्या बात हुई आपकी? कुल मिलाकर के अशोक गहलोत जी ने अपने 5 बजट, या आज लास्ट वाला नहीं, 5 बजट जनता के लिए समर्पित रखे। और आप देख लो, मैं तो कहता हूँ कि अशोक गहलोत जी ने ये 5 बजट में दिखा दिया कि गांधी का जो दर्शन है कि गरीब को गणेश मान करके पूजा कर सेवा करो, वो उन्होंने दिखा दिया और वो कर रहे हैं। आज इनके पास बोलने को नहीं है। मोदी जी यहाँ भाषण देने आते हैं, कितने बार आ गए? 6 बार आ गए मेरे ख्याल से, या 7 बार आ गए ना। वो लाल डायरी की चर्चा करते हैं। उस लाल डायरी में क्या, वो तो बताओ। आगे IB है, आगे पास CBI है, आगे पास क्या नहीं है, आगे पास सब कुछ है।
नहीं, लाल डायरी तो देखो सबको पता है कि भाई लाल डायरी विधानसभा में भी कुछ पन्ने विधानसभा क्या में उसमें उस आपके मंत्री को दो वहाँ पे धक्का मुक्की हुई, दो मारपीट नहीं सुनो मेरी बात, पन्ने मेरी बात सुनो, 2 पन्ने जारी किए, उसके बाद क्या हुआ बताओ मुझे आप। इनके पास पूरा नेटवर्क है, सीबीआई का, ईडी का, आईबी का। क्या हुआ उसमें? ये केवल मात्र क्योंकि इनके पास को मुद्दा ही नहीं ना बोलने के लिए, लाल डायरी एक जैसी बनकर के और 200 आ गई, पूरे विपक्ष मार दी। नहीं तो मुख्यमंत्री जी कहते ना फिर पटल पे रखने देते ना, तो किसको? लाल डायरी को किसे जो पटल पे किसे मुझे मना ही नहीं किया, वो रखना चाहता ही नहीं था, वो रखना चाहता ही नहीं था। माननीय सदस्य जो थे जो है वो रखना चाहते ही नहीं रखना, वो खुद ही यूं करे तो क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, रखते तो पोल खुल जाती। तो फिर छीना झपटी क्यों करी? हुई नहीं छीना झपटी, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई। वो तो हमने सबने देखा नहीं, गुड्डा जी जितने मजबूत है अपने शरीर से, उनको वो 10 से नहीं बन सकते। वो इसी दमखम पे तो सीएम साहब ने भेजा ना, वो मार्शल से नहीं बन सकते। नहीं तो इसी दमखम को देखते हुए तो सीएम साहब ने भेजा। तो फिर आप कैसे करो? मारपीट कहीं नहीं मारपीट हुई। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, इसलिए ऐसे मुद्दे बनाते हैं। ये बात करें ना महंगाई पे, ये बात करें ERCP पे, ये बात करेगा ना वो। एक बात और बताओ, जब कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में गहलोत साहब की, तो राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में कर देंगे। हाँ, सुना आपने? राहुल गांधी जी ने गिनती बोल के सुनाई थी, 1 2 3 10 कहा था ना, 10 तक कर देंगे। गहलोत साहब ने 10 दिन पहले जितना कर्जा था किसानों का, कोऑपरेटिव बैंकों का, सारा माफ कर दिया। उसके बाद जो कर्जा बचा था वो था नेशनल बैंकों का, जो उनके हाथ में नहीं था। उसके लिए गहलोत साहब ने लिखा केंद्र सरकार को, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, ज़्यादा, कि इनका जो बनता है पैसा किसान का वो हम देने को तैयार हैं। सेटलमेंट में राजस्थान सरकार देने को तैयार है, ये कर्जा तो माफ़ करो। लेकिन वो देखे कैसे 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 कर देंगे, कहते हैं तो गहलोत साहब को यश मिल जाएगा, राहुल गांधी को यश मिल जाएगा। तो बताओ मुझे, जो सरकार किसान की बात करती है वो किसान का भला नहीं करती। जो सरकार गाय की बात करती है, गहलोत सरकार एकमात्र सरकार है पूरे देश के अंदर जो गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान देती है और नंदीशालाओं को साल भर का अनुदान देती है। ये कल गाय की बात करते हैं, ये गाय के नाम मोबिलाइजिंग कर लेंगे बोले, गाय पालन के लिए कोई सुविधा नहीं देंगे। गहलोत साहब ने पशुपालक को, आपको ध्यान होगा कि 500 रुपये लीटर पर दूध के ऊपर अनुदान दिया था, सिर्फ इसलिए कि पशुपालक के लिए पशुपालन एक आर्थिक मजबूती का आधार बन जाए, इसलिए दिया ना। क्या ये नहीं कर सकते थे? क्या नहीं किया? अब जो रिफाइनरी थी बीजेपी राम सारा काम रुक गया उसका। यदि नहीं रुकता तो आज की तारीख में राजस्थान का बजट होता सरप्लस बजट। अच्छा बताओ मुझे कि गहलोत साहब ने 0 टैक्स लगाया 5 साल में, 5 साल में लगाया 0 टैक्स। उसके बाद सरकार चल रही है, तनख्वाही मिल रही है, इलाज भी फ्री हो रहे हैं, बिजली भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, सड़कें बन रही है, डेवलपमेंट भी हो रहे ना, तो पैसा आना ना आ रहा पैसा। सड़कों की हालात दिख रही है सबको, पानी की हालात दिख रही है सबको। देखिए सुनिए मेरी बात, जो विकास बढ़ता है त्यों तो डिमांड बढ़ती है। मैं एक बार के मोहल्ले में गया था, तो मैंने कहा यार ये बताओ मुझे को तो कि आज के 5 साल बाद कितना बने आता हो कि साहब आधा घंटा, अब कितना हुआ है कि साहब आधा घंटा पौन घंटा इतना। हमारा मेम्बर कितना है परिवार में कि साहब पहले तुम्हें 4-5 आ, हमारा 2 बच्चा बाहर चले गया, अब कितना हो तो 3, तो पानी घटियो बेटे खर्चा हुआ है घटियो, मैं फिर तो वो लोग घटिया बात करो। ये फैंसी है ये हल्ला करने की। नहीं तो ये चीजें तो देखो, अब ये चीजें तो सबको पता है, जनसंख्या तो बढ़ेगी ना, जनसंख्या तो बढ़ेगी, तो उस हिसाब से नहीं, जनसंख्या तो बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी है, घर के मेंबर तो घट गए क्या? नहीं वो तो हो गए, नहीं घर के अपने घर के मेंबर कम हो गए ना, पानी पीने वाले तो, पानी नहाने वाले तो कम हो गए ना। मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जब भी आप ये देख लो, जब देश आज़ाद हुआ था अपना, तब सुई नहीं बनती थी, आज वो मंगल पे जा रहे हैं ना, चांद पे पहुंच गए। उसके बाद भी डिमांड बढ़ेगी। हमारे यहाँ टीबी से लोग मरते थे, जुकाम से मरते थे, टाइफाइड से मरते थे,
मलेरिया से मरते थे, आज हार्ट से नहीं मरते हैं, डायबिटीज से नहीं मरते हैं, किडनी से नहीं मरते हैं। और राजस्थान सरकार ने बल्ले बल्ले कर दी, हार्ट बदलाओ, घुटने बदलाओ, अपना क्या नाम किडनी बदलाओ, अपना क्या लीवर बदलाओ, सारे पैसे गलत सब दे रहे हैं। अजमेर की चिकित्सा की बात करें तो पुष्कर की चिकित्सा की बात करें ना अपन, तो अजमेर पुष्कर की चिकित्सा के हालात क्या है? नहीं, काफ़ी ठीक है, पहले से काफ़ी ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। और आप ये देखिए कि ये तो हर जगह होता है कि जो हॉस्पिटल होता है ना CSC, वहाँ से बस रेफर होते ही बड़े अस्पताल में। अपने यहाँ से SMS नहीं जाते क्या? जाती हैं। SMS से एम्स नहीं जाते हैं क्या? एम्स से मैदान नहीं जाते हैं क्या? वो तो रेफर टू सी नेट जो बड़ा हॉस्पिटल होगा वहीं पे हो जाएगा। सुविधा में कोई कमी नहीं है, चिकित्सा में कमी नहीं है, दवाई में कमी नहीं है, टेस्टिंग में कमी नहीं है, डॉक्टरों में कमी नहीं है। अपने अजमेर में 5-5, 7-7 सुपर स्पेशलिटी खुल गई, कम बात गई है। जो एंजियोग्राफी के लिए बन जाते थे SMS क्या नाम जयपुर, आज हमें अपने कार्डियोलॉजी में हो रही है, ऐसा वही मित्तल में हो रही है, क्षेत्रपाल में हो रही है। ये कहाँ से हो रही है? सरकार ने उनको दिया ही है ना, चिरंजीवी योजना में, इन अस्पताल में लिया ही ना, हो रही है, लाभ मिल रहा है। हेल्थ के मामले में तो राजस्थान पूरे विश्व में नंबर 1 है। राइट टू हेल्थ राजस्थान के अलावा बताओ कहाँ है? कहीं नहीं है राजस्थान के अलावा। गृह साहब ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग की थी वहाँ AICC में कि हमारी जो ये योजनाएं हैं, हम सरकार से मांग करते हैं इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करें। OPS ले लो आप, कि OPS जैसी योजना को इनको लागू क्यों नहीं करना चाहिए? रेलवे भी मांग रही है, दूसरी वही ऑफिस भी मांग रहे हैं, राज्य सेंट्रल कर्मचारी मांग रहे हैं, दूसरे राज्यों कर्मचारी मांग रहे हैं, तो लागू करनी चाहिए इनको। राज्य जनता का है, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। अपन शिक्षा की बात पे आए हैं। आ जाओ। अजमेर में 12th के बाद बच्चे का भविष्य नहीं दिखता है। उसको जयपुर, नोएडा, बेंगलोर, दिल्ली, बाहर कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर नंबर 1 था। यहाँ पे कोई IIT नहीं है, किसी तरह का बच्चे का वो नहीं है, ले दे के वो जाएगा जो कॉन्वेंट स्कूल है, उसके बाद सोफिया में आ जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 हुआ करता था। आप जब विधायक थे तो उस समय IIT की भी यहाँ पे मांग उठी थी। शिक्षा के मामले में आज कोटा, कुचामन, डीडवाना, ये सब शिक्षा के मामले में अजमेर में अपेक्षित काम आज भी बाकी है और वो होंगे। गहलोत साहब ने इस बात का प्रण लिया है। आज देखो हर अपने यार नान जैसे गाँव में कॉलेज खोल दिया, कॉलेज पुष्कर में कॉलेज, डीडवाना में कॉलेज, नसराबाद में कॉलेज, केकड़ी में कॉलेज, किशनगढ़ में कॉलेज। कॉलेज का नहीं है अपने यहाँ पे 2-2 इंजीनियरिंग कॉलेज है। पहला जो महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो अजमेर में है, सरकारी। वो तो भाजपा वाले कहते हैं भाई हमारी देन है, ये तो हम लेके आ गए। कांग्रेस ने शिक्षा के नहीं, वो कहाँ से लेके आ गए? कहने से क्या होता है? कहने से क्या होता है? शिक्षा मंत्री रहे ना 2 बार। कौन? देवनाथ जी बता दे क्या लेके आए? वो तो इसी मंच पे कह के गए। हाँ, तो वो आप अब यार ये मैं आपको कह जाऊँ कि मैं कॉलेज में लाया, मैं कह रहा हूँ मैं कॉलेज में लाया, कांग्रेस लाई, बताऊँ? ऐसे नहीं होता है, वो तो रिकॉर्ड है। ये विकास जो है ना, एक सतत प्रक्रिया है, सतत। इसमें तेरा मरा नहीं होता है। विकास पे बजट कौन देता है, कौन खर्चा करता है, कौन स्टाफ लगाता है, उसके महत्व है। ये सारे काम कांग्रेस सरकार ने किए, सारे काम बजट में कांग्रेस सरकार ने दिया, बस स्टाफ कांग्रेस सरकार ने दिया। आप ही देखिए अपने अजमेर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी डिमांड है। इसका जो सिस्टम है एजुकेशन का वो बहुत स्टैंडर्ड का है। तो आप ऐसा नहीं मत मानो आप आज, लेकिन हाँ ये ज़रूर है फिर भी आज अजमेर में शिक्षा के मामले में काम की गुंजाइश है और वो आगे करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि विकास तो निरंतर प्रक्रिया है, आपको सतत प्रक्रिया है, वो भी होगा। पेपर लीक मामले में खूब छाया रहा है राजस्थान। पेपर लीक कौन से स्टेट में नहीं होता, एक बात है। दूसरी बात, पेपर लीक ये मानव की लालच की प्रवृत्ति है। कोई सरकार हो, यदि सरकार पेपर लीक के बाद कार्रवाई नहीं करे तो सरकार जिम्मेदार है। तो मैं मांगने चलता हूँ राजस्थान सरकार ने बहुत त्वरित कार्रवाई करी है। और पहली बार आप देखिए, पहली बार RPSC का मेंबर जब वो हुआ तो उसको सस्पेंड भी किया है। क्या अभी RPSC मेंबर आए, वो भी चर्चा में है। गहलोत साहब ने भी कहा मुझसे गलती हुई।
और जब कह दिया बात ही खत्म हो गई नहीं यार, जब गहलोत साहब ने बयान दे दिया तो बात खत्म हो गई। तो ये किसकी चूक मानते हो? नहीं, ये भी मानवी चूक हो सकती है, लेकिन जब गहलोत साहब ने कह दिया ना, उसके बाद इस पर चर्चा खत्म है। इस पर चर्चा करना बेमानी है। करने वाला जो कह देता है कि मेरे से चूक हो गई, ये क्या, ये वो बड़ा दिल नहीं है गहलोत साहब का? हाँ, सार्वजनिक मंच पे उन्होंने बड़ा दिल नहीं है? एक स्टेट का मुख्यमंत्री ये कह रहा है, मतलब उसकी बहुत बड़ी बात मानता हूँ यार। आपका पुष्कर का विजन क्या है? आप पुष्कर से दावेदारी जताई आपने। पुष्कर में मेरा विजन ये है कि मैं पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पहचान देना चाहता हूँ कि उसका एक तो धार्मिक आधार पर डेवलपमेंट हो, उसका विकास जो है टूरिस्ट का, वो धार्मिक टूरिज्म के आधार पर डेवलपमेंट हो, सरोवर की पवित्रता और मेंटेन हो, अपने क्या नाम ब्रह्मा मंदिर उसका रखरखाव बहुत बढ़िया हो, गंदे पानी की निकाह वहाँ जो जाता सरोवर में वो जाना बंद हुए, घाटों का डेवलपमेंट हो। इसके साथ साथ पुष्कर में प्राच्य विद्याओं को लेकर के, जिसमें पुराण भी है, उपनिषद भी है, वेद भी है, जिसमें बाइबिल भी है, जिसमें कुरान भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है, इन सब को लेकर के एक बड़ा संस्थान बने, चाहे वो विश्वविद्यालय बने, चाहे वो कोई संस्थान बने, उस पर इसमें रिसर्च वर्क हो। क्यों मैं आज भी ये मान के चलता हूँ कि भारतीय संस्कृति विश्व शांति का मूल आधार है। विश्व शांति के लिए हमारा जो भारतीय कल्चर है, जो भारत के संस्कार हैं, जो भारत का पहनावा है, खान पान, रहन सहन, शिक्षा है, वो सब फायदेमंद है। यदि जवाहरलाल जी ने पंचशील के सिद्धांत दिए थे। आप वरिष्ठ कांग्रेसी भी हैं, अनुभव भी रखते हैं। राजस्थान में कितनी सीटों का आकलन? गहलोत साहब ने कहा ना 156 प्लस। नहीं, गहलोत साहब ने 156 का, आपका आकलन क्या? बस तो वो सेनापति हैं यार, तो उनकी बातों कौन न करेगा। हम तो उसमें प्रयास करेंगे कि गहलोत साहब की बात आगे बढ़े। अजमेर भाजपा का ही गढ़ माना जाता है यहाँ। अब क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं यहाँ के? अब के बार राज कांग्रेस का ऑफिस आएगा, रिवाज बदलेगा, क्योंकि गहलोत साहब ने जो मंगलनाथ शिविर कैंप लगाए ना, उसका लाभ लोगों को मिला। गहलोत साहब की योजनाओं का लाभ घर तक पहुंचा, जिसके लिए वो बनाया उसको प्राप्त हुआ, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और हम भारी बहुमत से दोबारा सरकार बनाएंगे और फिर आपकी सेवा करेंगे और आपकी बिजली की माफ़ी और ज़्यादा बढ़ा देंगे। चिंता मत करो। आपकी दावेदारी को कितनी मजबूत मानते हो? मैं तो जब तक लिस्ट जाती है मैं तो मानता हूँ मेरा नाम आएगा, क्योंकि जब इन्होंने कहा सर्वे, इन्होंने कहा जीतने वाला, इन्होंने कहा टिकाऊ काम करने वाला, मैं अपने को भी खुद जांचता हूँ तो मैं अपने आप को पूरे नंबर देता हूँ। चलो, इतना सब कुछ हो गया तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा फिर? गहलोत साहब ने खुद ने कह दिया कि आप कह रहे हो कि हम लड़ रहे हैं आपस में, ये बोला कल गहलोत साहब, ध्यान आपको होगा, फिर भी मेरे नेतृत्व में मोहम्मद लेके आएंगे, बोला गहलोत साहब ने। फिर और कांग्रेस में ये फैसला हमेशा हाईकमान करता है। देखो, अपन इन मुद्दों पे जाएंगे तो बहस थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं वापस यही कह रहा हूँ कि अजमेर, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो क्या, तो मैं काम तो करूँगा पार्टी का। भाई टिकट मैंने भी मांगा है, 10-15 आदमी टिकट मांगा है, मिलेगा एक कोई। और रावत समाज ने भी मुकार भरी है, ब्राह्मण समाज ने भी मुकार भरी है, वही मांग रहे हैं ब्रह्मपुत्र का टिकट। नसीम जी 2 बार हार गई वहां से, आप भी 1 बार उत्तर से चुनाव हारे। देखो मेरे हारने के समीकरण चेंज हुए, अजमेर के भी समीकरण चेंज हुए। देखो मेरे हारने में और हारने में फ़र्क है। मैं पुष्कर से चुनाव लड़ता था, वहाँ जीता मैं, मुझे अचानक शिफ्ट कर दिया, अचानक मुझे बताया, मैंने मांगा भी नहीं, और कुल मुझे मिले 13 दिन, और मैं हारा कितने वोट से? मारा 600 वोट। मुझे 300 वोट और मिल जाते, 300 वोट मुझे और मिल जाते हैं। हाँ, तो जीते हुए थे, लेकिन जनता का फैसला स्वीकार है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम एनकाउंटर के तहत किसी अगली शख्सियत से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। नमस्कार, जय। नमस्कार, जय।